हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग अपने पीजीटी मैथ क्लासेस में जो हम लोग मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट का टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे लीनियर डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेक्टर्स की। पिछले कई एग्जामिनेशन में ये देखने को मिला है कि इस पार्ट से कम हमें 1 से 2 क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में मिलते हैं। तो समझने की कोशिश करेंगे सबसे पहले कि लीनियरली डिपेंडेंट वेक्टर्स और इसी क्रम में इंडिपेंडेंट वेक्टर्स क्या होते हैं। देखिए, ये समझना, इसकी डेफिनेशन को समझना और एग्जाम में इनके क्वेश्चंस को करना आसान है। जैसे अगर मैं केवल सबसे पहले डिपेंडेंट की बात करूं कि लीनियरली डिपेंडेंट हम किसको बोलेंगे, तो अगर आपके पास x1, x2, x3 एंड सो ऑन, मान लीजिए कोई हमारे पास वेक्टर्स का सेट है, ये सेट ऑफ वेक्टर्स हैं और a1, a2, a3 इसी में कुछ स्केलर्स हैं, स्केलर्स मतलब नंबर्स हैं। तो अगर कोई रिलेशन ऐसा है और इस रिलेशन में यदि सारे a1, a2, a3 जो कि स्केलर्स हैं उनमें से कम एक नॉन जीरो हो जाए, इसका मतलब सारे जीरो ना हो, नॉट ऑल जीरो, a1, a2, a3 हम जो स्केलर्स ले रहे हैं नॉट ऑल जीरो, तब ये रिलेशन को जो फुलफिल वेक्टर्स कर रहे हैं ये वेक्टर्स कैसे कहलाएंगे? लीनियरली डिपेंडेंट कहलाएंगे। और इसी के उल्टे क्रम में, इसी के अपोजिट क्रम में अगर सारे a1, a2, a3 जीरो हो जाएं तो वो क्या कहलाएगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट कहलाएगा। LD और LI शॉर्ट में हम इसको बोलते हैं। LD में सारे स्केलर्स जीरो ना हो इस रिलेशन के अंदर, और इसी रिलेशन में यानी सेम रिलेशन को अगर वेक्टर सेटिस्फाइड करते हैं और सारे स्केलर्स जो हैं वो जीरो हो जाएं, ऑल a1, a2, a3 ये क्या हो जाएं? जीरो हो जाएं, तो हम कहेंगे कि हमारा ये सेट ऑफ वेक्टर्स जो है वो कैसा है? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। लेकिन जब हमें एग्जामिनेशन में इसको दिया जाएगा तो हम जो करेंगे उसको, जो हम मेथड अडॉप्ट करेंगे वो रैंक मेथड है। और रैंक मेथड में देखिए क्या बताया गया, ध्यान से समझिएगा। रैंक मेथड में उसको किस तरह से समझाया गया कि अगर आपके पास जो नंबर ऑफ वेक्टर्स हैं जो कि हमारे x1, x2, x3, x4 जो भी है हमारे पास, x1, x2, x3 ये क्या कहलाएंगे? नंबर ऑफ ये वेक्टर्स कहलाएंगे। और इनको हमें चेक करना है कि ये LD होंगे यानी लीनियरली डिपेंडेंट होंगे या लीनियरली इंडिपेंडेंट होंगे। तो उसके लिए जो रैंक मेथड है वो क्या कहता है कि जो ये रैंक यानी कि जो ये मैट्रिक्स क्रिएट कर रहे हैं ये वेक्टर, उनकी रैंक निकाल लीजिए। आप उस मैट्रिक्स की रैंक निकाल लीजिए। यदि रैंक की संख्या नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आती है, ध्यान से समझिए, यदि उस मैट्रिक्स की रैंक नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर आती है तो ये अपने आप में Li होगा। कैसा होगा? Li होगा। और यही चीज अगर लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स आती है तो ये LD होगा यानी कि लीनियरली डिपेंडेंट होगा। तो ध्यान, इसको समझने के लिए हम एक क्वेश्चंस को उठाएंगे। ये चीज बड़ा दिमाग अपने मन में रख लीजिएगा। यदि उस मैट्रिक्स की रैंक वेक्टर्स की संख्या के बराबर आती है तो वो सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, और यदि
लेस देन नंबर ऑफ वेक्टर्स आती है तो ये डेफिनेटली एलडी होगा। अब कभी कभी एग्जाम में ये सब करने की जरूरत भी नहीं पड़ती और हमें क्वेश्चन को देखकर ही समझ में आ जाता है कि ये एलडी है या एलआई है। ऐसे कुछ क्वेश्चंस मैं यहां पर डिस्कस करूंगा। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैंने एक सेट ऑफ वेक्टर लिया x1 1 2 0, दूसरा सेट ऑफ वेक्टर आपको दिया गया है 0 3 1 और तीसरा सेट ऑफ वेक्टर दिया गया है -1 0 1 और आपको चेक करना है कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स एलडी होगा या एलआई होगा। तो उसके लिए देखिए जब भी आप मैट्रिक्स क्रिएट करें तो जो पहला वेक्टर है उसको कॉलम वाइज लिखिएगा। ये चीज ध्यान रखिएगा कि जो भी आपको वेक्टर दिया है उसको मैट्रिक्स में कॉलम वाइज लिखिएगा। फिर x2 अगर हम बात करें तो ये 0 3 1, ये -1 0 1। अभी जो आपको मैंने बताया था कि अब इस मैट्रिक्स की अगर हम रैंक निकालें और रैंक यदि 3, देखिए 3 से ज्यादा तो हो नहीं सकती, 3/3 की मैट्रिक्स है। यदि रैंक 3 आ जाती है जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है तो ये वेक्टर्स अपने आप में लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी एलआई होंगे। और यदि इसकी रैंक 2 या 1 आती है यानी 3 से कम आती है तो उस केस में ये हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स लीनियरली डिपेंडेंट होगा यानी कि एलडी होगा। तो रैंक निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि क्या करना चाहिए, इस 1 के नीचे 0 बनाना चाहिए। इस प्लेस पर ऑलरेडी 0 है तो यहां पर 0 बनाने के लिए हम जो ऑपरेशन लगाएंगे वो R2 - 2 R1 होगा। 1 0 -1 2 - 2 0, जो भी 0 करेंगे तो ये 3 रहेगा और जब इसको करेंगे तो 0 + 2 यानी कि 2 हो जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर? राइट। 0 1 1। फिर आप क्या करेंगे, यहां पर 0 बनाएंगे। अब देखिए यहां पर अब आपका दिमाग काम करना चाहिए। मैं भी करके वैसे बता दूंगा उसको, लेकिन आपका दिमाग यहां पर क्या काम करना चाहिए कि जब मैं यहां पर 0 बनाऊंगा यानी 3 गुना इसका घटाऊंगा तो डेफिनेटली ये 0 नहीं होगा। और इसका 0 ना आने का मतलब रैंक कितनी हो गई, क्योंकि 3 नॉन जीरो रो प्रेजेंट होंगी तो इस केस में इस मैट्रिक्स की रैंक 3 होगी जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। इसलिए हमें अपना आंसर्स कहां पर टिक करना होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट पर टिक करना होगा यानी एलआई पर टिक करना होगा। फिलहाल अभी मैं इसको बता देता हूं, लेकिन एग्जाम में आपको ये करने की जरूरत नहीं है। आपका दिमाग इसी स्टेप पर चल जाएगा और आप रैंक कितनी लिख देंगे, इसकी 3 लिखेंगे। फिलहाल अभी मैंने क्या किया हुआ है, R3 - 3 R2 किया हुआ है। 1 0 -1 0 3 2 0 0 1 - 6 -5। तो ये स्टेप आपको एग्जामिनेशन में करने की जरूरत नहीं है, आपको यहां से ही समझ में आ जाएगा कि भाई अब ये 0 नहीं होगा, कुछ भी हो उतना भी मत सोचिएगा कि -5 होगा क्या होगा, 0 नहीं होगा। फिलहाल ए की रैंक अब हमारे पास कितनी आ गई, 3 आ गई, जो कि किसके बराबर है, नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। और इसलिए ये किसका केस हो गया, लीनियरली इंडिपेंडेंट यानी एलआई का केस हो गया। अब हम आगे चलेंगे कुछ और क्वेश्चन की तरफ। और समझेंगे कि ये किस तरह से काम करता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आएंगे, जो कि देखिए ये क्वेश्चन दिया गया हमें, x1 है 1 2 4, x2 है 2 - 1 3, x3 है 0 1 2 और x4 है
-372 ये क्वेश्चन आया हुआ है। और मुझे इस क्वेश्चन को देखिए बिल्कुल हाथ लगाने की भी जरूरत नहीं है, और मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि ये एलडी फॉर्म करेगा, यानी कि ये वेक्टर्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ये मैं क्यों बोल रहा हूं उसको समझने की कोशिश करें। ध्यान दीजिए, नंबर ऑफ वेक्टर्स कितने हैं यहां पर? 4। अगर मैं मैट्रिक्स को फॉर्म करूं तो वो ये बनेगी, x1 आपने कॉलम वाइज ये लिख लिया, x2 कॉलम वाइज ये लिख लिया, ये यहां आ गया, ये यहां आ गया। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इस मैट्रिक्स का अगर हम ऑर्डर देखें तो 3 रो 4 कॉलम। क्या इस मैट्रिक्स की रैंक कभी 4 आ सकती है? डेफिनेटली कभी नहीं। उसकी रैंक या तो 3 होगी, 2 होगी अथवा 1 होगी, लेकिन डेफिनेटली 4 से कम होगी। एलआई और एलडी निकालने में, यानी लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट चेक करने में, हम रैंक को कंपेयर करते हैं नंबर ऑफ वेक्टर से। क्योंकि इसकी रैंक कभी 4 आ नहीं सकती, हमेशा उससे कम होगी, तो डेफिनेटली यहां पर ये केस किसका बन जाएगा? लीनियरली डिपेंडेंट का बन जाएगा। और हम यहां पर कोई कैलकुलेशन नहीं करने वाले और अपने आंसर को हम एलडी पर यानी लीनियरली डिपेंडेंट पर मार्क कर देंगे बिना कुछ सोचे समझे। इज इट क्लियर? तो यहां से ही देख के ही आइडिया लग गया कि 4 वेक्टर्स पर 3/4 मैट्रिक्स में रैंक कभी 4 आ ही नहीं सकती, हमेशा उससे कम होगी। इसलिए केस किसका बना? लीनियरली डिपेंडेंट का बना। वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट केस क्या हो सकता है? मान लीजिए आपके पास 3 वेक्टर्स दिए गए हैं, जैसे यहां तो 4 में 4 वेक्टर्स दिए थे, 3 उनके उसके वो थे, पॉइंट थे, 3/4 का बन रहा था। लेकिन मान लीजिए आपके पास ये आ गया 1 3 2। अगला वेक्टर जो है ये दिया गया 1 -7 -8, और लास्ट वेक्टर जो है ये 2 1 -1 दिया गया। और आपसे पूछा गया कि ये सेट ऑफ वेक्टर्स एलडी होंगे या एलआई होंगे। तो यहां पर 3 अननोन है, मैट्रिक्स भी 3/3 की बनेगी। अगर रैंक हम निकालेंगे, रैंक अगर 3 आ जाती है तो लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, 3 से कम आती है तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा। लेकिन इसको हमें चेक करना पड़ेगा, बिना चेक करे हम इसको पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से नहीं बता सकते हैं। तो फिलहाल जो मैट्रिक्स ये फॉर्म करेगा वो 1 3 2 1 -7 -8 2 1 -1 होगा। आपको सबसे पहले रैंक निकालने के लिए मैंने तरीका बताया हुआ है कि 1 के नीचे 0 बना लीजिए। इनको 0 बनाने के लिए R2 - 3R1 R3 - 2R1 हम करेंगे। तो 1 1 2 0 -7 -3 -10 1 -6 -5 2 -2 0 -8 -2 -10 -1 -4 -5। क्लियरली देख लीजिए, इसी स्टेप में समझ में आ गया कि अगली बार जब मैं इसमें से ये घटा दूंगा पूरा तो ये लास्ट रो 0 हो जाएगी और रैंक जो है हमारी मैट्रिक्स की कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। 2 आने का मतलब ये नंबर ऑफ वेक्टर से कम आई, और यदि ऐसा केस है तो ये हमारा सेट ऑफ वेक्टर्स कैसा हो गया? लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो ये केस किसका हो गया? हमारा लीनियरली डिपेंडेंट हो गया। तो होप सो आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर रैंक आपने अच्छे से पिछले
पिछले वीडियोस में पढ़ रखी है, मैंने जो बताई थी रैंक को निकालने के तरीके, आपको वो चीज अगर अपने दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से क्लियर है तो ये पोर्शन में आपको डाउट नहीं होना चाहिए। और एग्जाम में हम बिल्कुल ही जो एलडी पर बबल करना होगा, ब्लैक मार्क करना होगा, वो हम आसानी से कर पाएंगे। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं। पहला वेक्टर आपको दिया गया है 1 1 1, दूसरा है 1 2 3 और तीसरा वेक्टर दिया है आपको 1 3 4। आपको बताना है कि ये एलडी फॉर्म करेगा या एलआई फॉर्म करेगा। तो इसके लिए जो मैंने आपको तरीका बताया हुआ है कि सबसे पहले आप मैट्रिक्स फॉर्म करें 1 1 1 1 2 3 सॉरी 1 3 4, देन इस 1 के नीचे ये 0 बनाइए। तो क्या ऑपरेशन पे आएंगे हम, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1 कर लें या R3 माइनस R2 कर लें। 1 1 1 0, 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, 4 माइनस 3 1। क्लियरली मुझे यहां से समझ में आ गई कि रैंक इसकी 3 होगी। कैसे? अब इस 1 के नीचे मैं इसको 0 बनाऊंगा तो R3 में ऑपरेशन क्या यूज करूंगा, R3 माइनस R2। 1 1 1 0 1 2 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 2 माइनस 1। देखिए इस रैंक, इस मैट्रिक्स की रैंक कितनी आ गई, 3 आ गई, जो कि नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर है। और यदि ऐसा है तो फिर ये हमारा केस इसका हो गया, यानी हमारे वेक्टर्स कैसे हो गए, लीनियरली इंडिपेंडेंट हो गए, एलआई हो जाएंगे। उसके बाद हम बात कर रहे हैं, देखिए ये चीज मुझे लग रहा है होप्सुली आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट हम कैसे चेक करेंगे एग्जाम में, कोई क्वेश्चन आएगा तो। अब मैं दूसरे एक पॉइंट पर आपको लेकर चल रहा हूं, जिसको हम बोलते हैं आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। आइगन वैल्यूज एंड आइगन वेक्टर। जितने क्वेश्चंस अभी तक आए हैं, जिनको मैंने स्टडी किया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूं कि आपको एक छोटी सी ट्रिक से ये क्वेश्चन आप आसानी से कर पाएंगे। वो छोटी सी ट्रिक क्या होगी, देखिए ये अभिलाक्षणिक मान यानी आइगन वैल्यूज जो हैं, इनको हम कैरेक्टरिस्टिक वैल्यूज या कैरेक्टरिस्टिक रूट्स भी बोलते हैं, लेटेंट रूट, बहुत सारे इसके नाम हैं, लेकिन ये एग्जामिनेशन में आपको इसको आइगन वैल्यूज के नाम से दिख रहा होगा। वहां पर आप इनको कैसे निकालेंगे, ये बहुत आसान है। बस आपको 2 पॉइंट निकाल रखने हैं दिमाग में। पहला पॉइंट, वैसे तो अगर इसकी मैं डेफिनेशन में जाऊं तो देखिए सबसे पहले इसमें कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकाली जाती है, जो ये होती है डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई इक्वल्स टू 0। पहले मैं यही समझा देता हूं आपको। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं सबसे छोटा सा एग्जाम्पल एक लेता हूं, ये वाला एक 2x2 की मैट्रिक्स लेता हूं और आपसे कहूं कि डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई बताइए, तो इसका मीनिंग क्या होगा। अगर मैं इसको लिखूं तो जो डायगोनल नंबर आ रहे हैं 1 4,
उसमें से लैम्डा माइनस कर दीजिए। वैसे इसको अलग अलग करेंगे तो ए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स, लैम्डा ले जाएंगे तो यहाँ 0 0 माइनस होगा तो एज इट इज वही आएंगे, और डायगोनल में से लैम्डा लैम्डा माइनस हो जाएगा। जब इस डिटर्मिनेंट को हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। ये कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक, द्विघातीय समीकरण है लैम्डा में, और क्वाड्रेटिक होने पर ये लैम्डा के कितनी वैल्यू देंगे? 2 वैल्यूज देंगे, और ये लैम्डा की वैल्यूज को ही हम क्या कहते हैं? आइगन वैल्यू या आइगन रूट्स बोलते हैं। ठीक है, जो हम इसको सॉल्व करेंगे तो जो लैम्डा की वैल्यूज आएंगी दे आर कॉल्ड आइगन वैल्यूज। लेकिन एग्जामिनेशन में आपको किस तरह से काम करना है जिससे कि हमारी समय की बचत हो, क्योंकि मैं ये बार बार बोल रहा हूं कि वही लोग क्लियर कर पाएंगे जो कि समय को वैल्यू देंगे। समय ही इंपॉर्टेंट है पीजीटी एग्जामिनेशन में। आप समय की कदर नहीं करेंगे, समय के साथ चलना नहीं सीखेंगे, टाइम मैनेजमेंट के ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। जनरली जितने भी परीक्षार्थी परीक्षा देते हैं उनमें से मान के चलिए 60-70% को सब आता है, लेकिन समय के अभाव में वो चीजें हम नहीं कर पाते। तो समय को लेकर, शॉर्ट ट्रिक्स को ही लेकर ये परीक्षा पास की जा सकती है। कैसे? 2 चीजें आपको याद रखनी है कि आइगन वैल्यूज का सम, यानी सम ऑफ आइगन वैल्यूज, ये बराबर होता है ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ट्रेस मतलब सम ऑफ डायगोनल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सम ऑफ डायगोनल। दूसरा, प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू, ये किसके बराबर होता है? प्रोडक्ट ऑफ आइगन वैल्यू ये किसके बराबर होता है? डिटर्मिनेंट ए के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। जनरली आपको पहले पार्ट पे ही अपना आंसर मिल जाता है, इस पर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभी इसकी जरूरत भी पड़ जाती है। तो ये 2 पॉइंट हम लिख के ध्यान रखेंगे कि आइगन वैल्यूज का सम उस मैट्रिक्स के डायगोनल में आने वाले नंबर्स के सम के बराबर होता है, और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट उस मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट के बराबर होता है। अब आप कैसे समझेंगे? जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन आता है कि आपको एक क्वेश्चन दिया गया 3 2 -1 0, इसके आप आइगन वैल्यू अभिलाक्षणिक मान निकालिए, और आपको ऑप्शन दिए गए थे। पहला ऑप्शन 1,2, सेकेंड ऑप्शन 0,3, थर्ड ऑप्शन 1,1, फोर्थ ऑप्शन 0,2। ये दिए गए हैं। आपको कुछ नहीं करना, आपको ध्यान क्या देना है? इसके डायगोनल पर ध्यान देना है। डायगोनल का सम किसके बराबर? 3 के बराबर। चेक करिए, क्या चेक करना है आपको? जो ऑप्शन दिए गए हैं उनमें ये आइगन वैल्यूज है ना? आइगन वैल्यूज है, और आइगन वैल्यूज का सम डायगोनल के सम के बराबर होता है। डायगोनल का सम हमने निकाल लिया, 3 आया। अब इनमें आप चेक करिए कि 3 कहां कहां आपको मिल रहा है। ये पॉसिबिलिटी है, ये भी हो सकता है 1 + 2 3, ये भी हो सकता है, ये 2 नहीं हो सकते। ठीक है, यहां पर अगर 0,1 लिखा होता तो ये भी नहीं होता, आंसर ये हो जाता। ऐसा भी संभावना है, हमें अगर टाइम की और बचत, मान लीजिए लक अच्छा रहा, ये भी नहीं मिला तो आंसर यहां पे हमारा यहां पे सही हो गया। लेकिन मान लीजिए ऐसा 2 केस में मिल जाए, फिर क्या करेंगे? फिर चेक करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट क्या होगा? देखिए 3 × 0 0 -2 मतलब +2 2। ढूंढिए प्रोडक्ट पर। 1 × 2 2, 0 × 3 0,
तो प्रोडक्ट 2 किसका है, इसका है, मतलब ये क्या हो गया, सही आंसर हो गया। आप इन दो शॉर्ट ट्रिक्स को, ये आइगन वैल्यूज निकालने के लिए जो शॉर्ट ट्रिक हैं, अगर इसको दिमाग में रखेंगे तो ये क्वेश्चन बड़े आसानी से हो जाएंगे। क्लियर है? वेरी गुड। नेक्स्ट हम आएंगे अगले क्वेश्चन पर, जो है 2 -1 1 -1 2 -1 1 -1 2, और आपको इसके आइगन वैल्यूज निकालनी थी। आपको जो दे रखे हैं ऑप्शन 0 1 2, सेकेंड 1 1 4, थर्ड 0 2 3, फोर्थ 0 0 2, ये ऑप्शन दे रखे हैं। आपको सबसे पहले क्या काम करना है, जो मैंने अभी आपको बताया है, जल्दी से ट्रेस को देखिए, डायगोनल को देखिए। डायगोनल एलिमेंट है 2 2 2, 3 बार आप 2 2 2 को ऐड करिए तो 6 बनता है। चेक करिए आइगन वैल्यूज में सम किस ऑप्शन में 6 आ रहा है। क्या ये 6 है? नहीं। ये 6 है? यस। ये 6 है? नहीं। ये 6 है? नहीं। कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो गया? सेकंड ऑप्शन सही हो गया। हम जल्दी से मार्क कर लेंगे, नो नीड टू कैलकुलेट। आप जल्दी से सेकंड मार्क करिए, आप आगे बढ़िए, काम खत्म। क्लियर? हाँ, अगर कहीं जैसे मान लीजिए यहां पर 4 होता तो 2, 4 6 हो जाता। उस केस में मुझे इसका डिटर्मिनेंट निकालना पड़ता, और इसका डिटर्मिनेंट जब आप निकालेंगे तो डेफिनेटली 4 आएगा। क्यों आएगा 4? मैं यहां से बोल सकता हूं कि जब मैं प्रोडक्ट करूंगा इसका तो 4 × 1 4 आएगा। आप निकालेंगे और देखेंगे कि इसका डिटर्मिनेंट 4 आएगा, और अगर यहां पर मान लीजिए 4 हो गया तो डेफिनेटली ये नहीं होगा, क्योंकि इसमें 0 बन रहा है। इसलिए ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? सेकंड सही हो जाएगा। उसके बाद हम मूव करेंगे टू टू 1, एक क्वेश्चन और ले रहा हूं मैं, 1 3 1 1 2 2। आप देखेंगे कि जो सम आ रहा है डायगोनल का सम, डायगोनल सम वो किसके बराबर है? 7 के बराबर है। आपको आंसर में क्या चेक करना पड़ेगा कि ऐसे आइगन वैल्यूज जिसमें उनका सम 7 हो रहा होगा वही हमारे करेक्ट आंसर होंगे। 2 में या 3 में मिल रहा होगा तो फिर हम डिटर्मिनेंट की तरफ जाएंगे, और वो भी हमें निकालना आता है, और आइगन वैल्यू का प्रोडक्ट उसके डिटर्मिनेंट जिसके बराबर होगा वही ऑप्शन हमारा सही होगा। तो मैं यहां पर जो भी ऑप्शन सही होगा, मैं ऑप्शन की बात नहीं कर रहा यहां पर, वहां पर लिखे होंगे जिस भी ऑप्शन में 7 आ रहा होगा वो हमारा सही होगा। अब हम उसके बाद आगे की बात कर रहे हैं। देखिए, एक क्वेश्चन एग्जामिनेशन में और आता है जो कैले हैमिल्टन थ्योरम पर बेस्ड है, और कैसे आता है वो भी बता दे रहा हूं मैं आपको। ये थोड़ा सा समय लेता है। क्या है ये? वैसे कैले हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स satisfies its own characteristic इक्वेशन। हर एक मैट्रिक्स अपनी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड करती है। वैसे तो इसको इनवर्स निकालने के लिए यूज किया जाता है, बट जहां पर हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात करते हैं तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आप कैले हैमिल्टन से निकालिए। आपको ए इनवर्स निकालने का तरीका पता है,
एडजॉइंट ए अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए, वहां से भी निकाल सकते हैं। यहां पर जनरली जो क्वेश्चन आता है कैले हैमिल्टन का वो क्या आता है कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड मैट्रिक्स कौन सी कर रही होगी। इसका क्या मीनिंग है समझिए। जैसे आपको उसने ए मैट्रिक्स दे दी, ये ए मैट्रिक्स दे दी 1 0 2 0 2 1 2 0 3 और आपसे पूछा जाए कि ये मैट्रिक्स कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। तो देखिए अभी मैं बता चुका हूं कि कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम कैसे निकालते हैं, डिटर्मिनेंट a माइनस लैम्डा आई को जीरो करते हुए। तो जब आप इसको जीरो करेंगे तो 1 माइनस, जहां डायगोनल आ रहा है वहां पर आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कर दिया। इसको आपको सॉल्व करना है, इस डिटर्मिनेंट को आपको सॉल्व करना है। 1 माइनस लैम्डा के साथ क्या आएगा, 2 माइनस लैम्डा, 3 माइनस लैम्डा माइनस 0, ये तो 0 हो जाएगा, प्लस 2 के साथ क्या आएगा, ये 0 माइनस 2 इंटू 2 माइनस लैम्डा। इसको आप पूरी इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। तो बस देखिए इसी में समय लगने वाला है, जो भी समय लगेगा वो इस लैम्डा की इक्वेशन को सॉल्व करने में लगेगा। और डेफिनेटली ये 3 डिग्री की इक्वेशन लैम्डा में आएगी, क्यूबिक इक्वेशन आएगी। और ये मैं लिखता हूं, ये आएगी लैम्डा क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 0। अब काम आपको क्या करना है, कैले हैमिल्टन का जो स्टेटमेंट था एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, उसमें लैम्डा की जगह ए से रिप्लेस कर देना है। और यहां पर जहां नंबर है 1 उसकी जगह मैट्रिक्स आइडेंटिटी आ जाएगी। और ये तो जिस ऑप्शन में ये आंसर होगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। और कैले हैमिल्टन थ्योरम का ये यूज होता है। क्लियर है। देन अगर हम नेक्स्ट बात करें तो भाई इन्हीं क्वेश्चंस को हम प्रैक्टिस के तौर पर और ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मैं और ले रहा हूं इस पर, और आप लोगों को छोड़ के उसके जाऊंगा कि भाई ये कौन सी इक्वेशन होगी जो इसको सेटिस्फाइड करेगी, कौन सी मैट्रिक्स होगी। मान लीजिए एक मैट्रिक्स है, आपको बताना है कि ये किस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर रही है। ए मैट्रिक्स है 0 1 2 2 -3 0 1 1 -1। आपको ये बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन हम निकालेंगे और ए मैट्रिक्स किसको सेटिस्फाइड कर रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना आप करिएगा। नेक्स्ट टर्न पर हम आगे की बात करेंगे और उन इक्वेशंस की बात करेंगे जिनके सॉल्यूशंस एग्जिस्ट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, उनकी हम बात करेंगे कि यदि हमारे पास ये ऊपर समीकरण यानी कि कुछ इक्वेशन साइमल्टेनियस इक्वेशंस दे रखी हो तो ऐसी इक्वेशंस का हल संभव है या नहीं है, उस पर हम बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर हम मिलते हैं। ठीक है। और हाँ, एक चीज मैं बार बार आपसे बोल रहा हूं कि जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूं आप कमेंट बॉक्स में उसको थोड़ा सा बताइए जरूर, क्योंकि अभी तक जवाब जो है वो थोड़े कम मिल रहे हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को करिए, आगे वीडियोस को शेयर करिए, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसका फायदा उठा सकें। थैंक यू वेरी मच।